चलिए, सिंगल फेज मोटर हम लोग पढ़ा रहे थे, है ना। सिंगल फेज मोटर में कल हमने जो है कल वाला वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि सिंगल फेज मोटर, और साथ में ये भी बताया था कि थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे। क्लियर। आज हम लोग जो है सिंगल फेज मोटर का जो टाइप्स पढ़ाया था उसमें से एक मोटर का डिस्कशन करेंगे, जिसको हमने हेडिंग लिख दिया है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। अब किसको बांटेंगे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंगल फेज इन द सेंस कि हम एक फेज सप्लाई देंगे, एक न्यूट्रल वायर रहेगा वो तो जान ही रहे, और एक हम फेज सप्लाई देंगे। साथ में ये देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर जब बनाएंगे या देखेंगे तो उसमें कैसे हमारा ये मोटर वर्क करता है। थ्री फेज में कुछ नहीं था, थ्री फेज में सप्लाई दिया स्टेटर ने और वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया और रोटर को घुमा देता था। लेकिन हमने कल ही बताया है कि सिंगल फेज एक फेज के कारण वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं पैदा करता है। जब वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं करेगा तो रोटर को कैसे घुमाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें परिवर्तन, चेंजिंग करना पड़ेगा, मीन्स फेज बांटना पड़ेगा। फेज बांटना तो थोड़ा मुश्किल है ना। ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। फेज बांटने के बाद या फेज बटेगा कैसे, हम लोग थोड़ा सा एसी थ्योरी का टॉपिक इसमें कवर हुआ, क्योंकि एसी से चलेगा, एसी का कवर हुआ। तो पहले हम उसको समझा देते हैं कि लीड और लैग, इन फेज और आउट फेज किसको कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारे पास ये वायर है, कॉपर वायर है, और अगर हम इसमें से करंट चाहे वोल्टेज देते हैं, करंट या वोल्टेज देते हैं, याद रखिएगा एसी है तो एसी का ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। तो अगर करंट वोल्टेज देते हैं इस चालक से, मतलब एक ही चालक से दोनों चीज अगर जाएगा एक वेव के फॉर्म में बनता है। तो अगर दोनों चलेगा तो जब इसमें प्रतिरोध रहेगा ना, ये प्रतिरोध अगर रहेगा, प्रतिरोध वाला परिपथ या चालक, तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो बनेगा ना वो दोनों साथ साथ बनेगा। मतलब ये समझिए कि अगर ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रहा है करंट तो उसी टाइम में वोल्टेज भी होगा। क्लियर। और अगर मेरा जो है 180 पर दोनों जीरो हो रहा है तो दोनों हमारा शून्य होगा। मतलब हम अगर दूसरा वेव बनाए, इस तरीके से बनाया, तो एक करंट के लिए है और दूसरा हमारा मान के चलिए कि वोल्टेज के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि एक ही समय में दोनों उच्चतम हो रहा है और एक ही समय में दोनों न्यूनतम हो रहा है। अगर इस तरीके का रहेगा, दो क्वांटिटी इस तरीके से अगर चलेगा तो हम लोग इसको जो है इन फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इन फेज। ये याद रखना, इन फेज समझा दिया है। अब देखिए ऑड फेज की बात करते हैं। अब अगर हमारा जो है कोई परिपथ है हमारा जो जिसमें इंडक्टर लगा हुआ हो, ये एसी थ्योरी में पढ़ाए थे, हालांकि एसी थ्योरी का भी रिकॉर्ड नहीं है, उसको भी डालेंगे, है ना, रिकॉर्ड। तो देखिए एसी थ्योरी, सॉरी, अगर हमारा कोई इंडक्टर सर्किट है, मतलब कोई परिपथ है जिसमें हमारा कॉइल है और उसमें करंट और वोल्टेज अगर देते हैं, करंट और वोल्टेज देते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना, करंट जो है वो पीछे हो जाएगा जबकि हमारा वोल्टेज कुछ डिग्री से आगे निकल जाएगा। ठीक है, करंट पीछे हो जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा, है ना। यहां पर देखेंगे ये क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट क्या है, पीछे है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में अंतर मत देखिएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री का अंतर चल रहा है। 90 डिग्री का अंतर नहीं रहेगा, पर ये इंडक्टेंस के कारण ये चीज हो रहा है। किसके कारण? इंडक्टेंस के कारण। इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, जब करंट वोल्टेज एक हमारा सर्किट में या परिपथ में जाता है तो इंडक्टेंस के कारण दोनों आगे पीछे हो जाता है। इंडक्टेंस के कारण करंट पीछे हो जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा। तो जब हमने कहेंगे कि हमारा दोनों आगे पीछे हो गया तो उस वाले फेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑड फेज। क्या बोलेंगे? ऑड फेज। इन फेज समझ में आ गया था, क्या था, करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेगा, इन फेज कहलाएगा।
करंट वोल्टेज अगर आगे पीछे हो गया तो ऑड फेज। अब रही बात कि पीछे कौन है, तो करंट, आगे कौन है तो वोल्टेज, तो ये किसके कारण, इंडक्टेंस के कारण। और अगर कई बार ऐसा हो गया कि हमारा जो है वोल्टेज पीछे हो गया और करंट आगे हो गया, ये होता है कैपेसिटेंस के कारण। ये हम लोग आगे कैपेसिटर वाला मोटर में पढ़ेंगे जब यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे। क्लियर हो गया है ना। ऑड फेज हुआ तो फेज का बंटवारा हुआ कि नहीं, तो हमें इस मोटर चलाने के लिए क्या चाहिए, फेज का बंटवारा चाहिए। अब कहेंगे कि सर इंडक्टेंस पैदा होगा तब ना ये ऑड फेज होगा, इंडक्टेंस कैसे होगा, ठीक है। बंटवारा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इंडक्टेंस बढ़ेगा तो फेज का बंटवारा होगा, और फेज का बंटवारा होगा तो क्या होगा, ये मोटर चलने लगेगा। अब हमको देखना है कि बाइंडिंग को इस मोटर में कैसे स्थापित करेंगे कि इंडक्टेंस पैदा हो। इंडक्टेंस पैदा हुआ कि फेज बटेगा, अब फेज बटेगा तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कैसा होगा, घूमता हुआ होगा। और हमें घूमता हुआ चाहिए तब ना रोटर को घुमा देगा, जैसे 3 फेज में होता था। 3 फेज में 3 फेज के कारण उसका द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता था वो घूमता हुआ होता था, जिससे हमारा रोटर क्या होता था, घूम जाता था। लेकिन सिंगल फेज में एक फेज के कारण हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र पैदा होता था वो घूमता हुआ नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, रोटर नहीं घूमता था। हमें क्या चाहिए, 2 फेज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टेंस पैदा करेंगे या कैपेसिटेंस पैदा करेंगे, प्रतिरोध का मान को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, फेज का बंटवारा होगा। फेज बटेगा तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जिससे क्या होगा, रोटर हमारा रोटेट करने लगेगा। क्योंकि मोटर से हमें क्या चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा, रोटर को ही घुमाना है। तो हमें पहले क्या देखा कि कैसे हमारा जो है इन फेज होगा और ऑड फेज होगा, ये पहले हम लोग समझ गए जो एसी थ्योरी में पढ़ना था। अब आते हैं इस मोटर में जो हम लोग स्टार्ट किए। देखिए ये हमारा जो मोटर है स्प्लिट फेज मोटर, इसका रोटर जो है स्क्वायरल केज होता है। स्क्वायरल केज रोटर के बारे में हम पहले ही बहुत बार बता चुके हैं। और जो स्टेटर होता है, स्टेटर देखिएगा, रोटर में इसमें झमेला नहीं है, ये मोटर है दोस्तों। तो देखिए ये स्टेटर में स्लॉट बना हुआ है जिसमें आप बाइंडिंग को स्थापित करेंगे। ये स्टेटर हमने जो है साइड व्यू से दिखा रहे हैं, अगर ऐसे देखना है तो ऐसे देखिएगा, चारों तरफ से स्लॉट बना रहेगा। ये स्टेटर है, मतलब बॉडी में फिट है। ये रोटर है, रोटर तो हमारा स्क्वायरल केज है। रोटर हमारा क्या है, स्क्वायरल केज है। स्क्वायरल केज में बाइंडिंग करते हैं नहीं, तो हमें इसमें बाइंडिंग की आवश्यकता तो है नहीं, इसीलिए हमारा जो है इसमें बाइंडिंग करेंगे। तो एक फेज है तो हम पहले क्या करेंगे, एक बाइंडिंग को करेंगे जो अंदर गहराई वाला पे, और वह बाइंडिंग मोटे तार का होगा। देखिए ये स्लॉट है, स्लॉट के अंदर वाला भाग में, गहराई वाला में मोटे तार से बाइंडिंग करेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्त। जब मोटे तार से बाइंडिंग करेंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान निम्न रहेगा और इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें तो इस मोटर के लिए इंडक्टेंस को ही बढ़ाना है ना। तो देखिएगा हमने क्या किया कि स्लॉट में 2 तरह के बाइंडिंग किया, एक मोटे तार से जो अंदर गहराई में, और दूसरा बाइंडिंग किया ऊपर में और पतले तार से ऊपरी पोर्शन पे। देखिए हमने ऐसे स्लॉट बनाया दोस्त, हमने मोटे तार से नीचे वाला में बाइंडिंग किया और पतले तार से ऊपर वाला में बाइंडिंग किया। ये सब कहां हो रहा है, स्टेटर में। स्टेटर में हो रहा, मतलब कि 2 तरह के बाइंडिंग होगा स्टेटर पे, रोटर पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो एक बाइंडिंग का नाम रखेंगे रनिंग, जो पतले तार से हो रहा, और दूसरे बाइंडिंग का नाम रखेंगे स्टार्टिंग। मतलब ये भी याद रखना है कि सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर 2 बाइंडिंग होता है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। रनिंग बाइंडिंग मोटे तार से होता है और वो गहराई में होता है, जबकि स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार से होता है, वो ऊपर वाला पोर्शन पे होता है। रनिंग बाइंडिंग में मोटे तार होने के कारण और अधिक गहराई में होने के कारण प्रतिरोध का मान निम्न होता है, ये याद रखना है, और इंडक्टेंस का मान उच्च होता है।
और स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार होने के कारण और ऊपरी पोर्शन पर होने के कारण इसमें प्रतिरोध का मान उच्च होता है और इंडक्टेंस का मान कम होता है। तो रनिंग बाइंडिंग में इंडक्टेंस का मान उच्च होने के कारण उसका करंट जो है वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री के अंतर पर आ जाता है। 40 से 50 डिग्री के अंतर पर आ जाता है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग में इन फेज के करीब है ना 10 से 15 डिग्री से करंट पिछड़ जाता है। दोनों में करंट ही पिछड़ता है। अब देखिए हमने क्या चाहिए कि इसमें हमें करंट और वोल्टेज क्या चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, पिछड़ जाना चाहिए। पिछड़ रहा है बाइंडिंग को स्थापित करने के वजह से, ठीक है। तो इसी चीज को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेज स्प्लिट। यही हो रहा है, फेज बढ़ रहा है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसमें कोई कैपेसिटर हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये हमेशा होता रहेगा कि सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम में? तो स्टार्टिंग के समय होगा। जब ये कुछ गति पकड़ लेगा तो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मोटर को चलाएगा कौन? तो रनिंग बाइंडिंग चलाएगा। तो कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? तो इसमें हम एक स्विच प्रयोग करते हैं, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है एकदम मोटर के अंदर शाफ्ट के नजदीक, शाफ्ट पर प्लेट के हेल्प से, ये शाफ्ट चल रहा है और प्लेट के हेल्प से यहां पे हम प्रयोग करते हैं। इस स्विच का खूबी ये होता है कि स्टार्टिंग में या मोटर बंद हो जाता है तो कनेक्ट हो जाता है, स्प्रिंग से बैठाए रखते हैं। और ये जब मोटर पूर्ण गति के 70 से 75% गति प्राप्त कर लेता है तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग बाइंडिंग का रोल वहां पे खत्म हो जाता है और मोटर हमारा चलने टाइम में सिर्फ रनिंग बाइंडिंग पर ही काम करता रहता है। बात समझ गए? तो मतलब ये समझिए कि फेज को बांटना है मोटर को चलाने के लिए। हमने कल बताया था कि जब हमारा सिंगल फेज में सप्लाई जाता है तो उसका जो हमारा पल्सेटिंग या परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगर मोटर को कोई बाहरी यांत्रिक ऊर्जा दे दे तो मोटर क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, चलने लगेगा। लेकिन शुरू में हमको यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तो इस मोटर को चलाने के लिए हमारा जो है एक और बाइंडिंग को बांट देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्टार्टिंग में चलाने के लिए जब मोटर चल जाए तो वो बाइंडिंग साइड हो जाए, तो कैसे होगा? तो हमने इसमें एक स्विच प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। याद रखिएगा दोस्त, इसका खूबी यही है कि ये पूर्ण गति से 70 या 75% स्पीड अगर मोटर चलने लगता है तब हमारा ये स्विच क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। हमने इस सर्किट डायग्राम में, ये सर्किट में बताया है। ये आपका रनिंग बाइंडिंग है। रनिंग बाइंडिंग जो है मेन सप्लाई से संयोजित है। ये भी याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा है कि रनिंग बाइंडिंग को ही हम मेन स्रोत से जोड़ते हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग चालू करने, और स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। रोटर में किसी प्रकार का बाइंडिंग नहीं होता, इसलिए रोटर हमारा फ्री है, खाली इसको घुमाना है। कैसा रोटर होता है? तो स्क्वायरल केज। क्लियर हो गया? तो हमें अब एक बार फिर से थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जब हम सिंगल फेज स्रोत जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं? रनिंग बाइंडिंग में, ठीक है। रनिंग बाइंडिंग कहां स्थापित है? अधिक गहराई में। कैसा है? तो मोटा तार। तो जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसमें हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ गैप बन जाता है, वो भी कितना? तो 40 से 50 अंश के आगे पीछे हो जाता है। क्लियर? इसी तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, उसमें भी किसमें? स्टार्टिंग बाइंडिंग में भी सप्लाई जाता है। क्लियर? सप्लाई जाने के बाद वो भी करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ डिग्री का अंश बन जाता है, 10 से 15 डिग्री का। ये कारण होने की वजह से क्या हो रहा है? फेज में बंटवारा हो जा रहा है। फेज में बंटवारा होने के कारण से इसके द्वारा, बाइंडिंग के द्वारा, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो घूमता हुआ होगा। और ये घूमता हुआ होगा तो क्या होगा? हमारा रोटर को रोटेट कर देगा।
रोटर को गति कर देगा। जब ये कुछ गति प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मोटर जो गति करेगा वो रनिंग वाइंडिंग से करेगा, मतलब मोटर जो चलेगा वो रनिंग वाइंडिंग के माध्यम से चलेगा। इस तरीके से हमारा मोटर वर्क करता है। अब रही बात कि ये मोटर कहां पे प्रयोग करते हैं और इसमें और क्या खूबी है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं, तो इस मोटर में याद रखना है, शुरू में कहिए चाहे लास्ट में कहिए, जो घुमाव बल होता है ना, टॉर्क जो होता है बराबर होता है। ये नहीं सोचना है कि शुरू में इसका ताकत ज्यादा होगा, जिससे पहले हम डिस्कशन करते रहे हैं कि शुरू में ज्यादा होगा और बाद में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कहिए चाहे लास्ट में टॉर्क कहिए बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर। साथ में इसका प्रयोग वैसे जगह पे करेंगे जहां पर लोड इसका या जिसकी आवश्यकता जो है 0.5 एचपी के करीब हो, मतलब यह मोटर 0.5 एचपी तक का रेंज का बनाया जाता है। यह मोटर 0.5 एचपी तक के बनाया जाता है। एक चीज और कई बार सवाल पूछता है कि स्प्लिट फेज मोटर में इसका पावर फैक्टर कितना होता है। स्प्लिट फेज मोटर में इसका पावर फैक्टर कितना होता है, तो बोलिएगा 0.3 से 0.4 है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 0.3 से 0.4 तक है पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर को ऐसी थ्योरी में पढ़ना है। तो कई चीज को याद रखना है दोस्त। पहले ये सिंगल स्प्लिट फेज में कैपेसिटर यूज करते हैं तो नहीं, तो कैसे फेज बांटता है, तो हम उसका बाइंडिंग इस तरीके से बांटते हैं, ऐसे करते हैं कि अपने आप वो बढ़ जाता है। जब हमारा स्टार्टर पे, रोटर पे बाइंडिंग नहीं करेंगे, स्टार्टर पे करेंगे तो नीचे के तरफ अंदर के तरफ, क्योंकि स्लॉट है ऐसे बना हुआ खाचा, तो अंदर के तरफ करेंगे रनिंग बाइंडिंग और बाहर की तरफ करेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये होगा मोटे तार का और ये होगा पतले तार। मोटे तार की वजह से प्रतिरोध कम और इंडक्टेंस ज्यादा, और पतले तार की वजह से प्रतिरोध ज्यादा इंडक्टेंस कम। जहां पर इंडक्टेंस ज्यादा या कम हुआ, धारा का मान पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा। धारा का मान और वोल्टेज से क्या हो गया, पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया। आगे पीछे होना कि फेज क्या हो गया, बढ़ गया। अब फेज बढ़ गया तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कैसा होगा, घूमता हुआ होगा। अब घूमता हुआ होगा तो क्या होगा, रोटर को घुमा देगा। इस तरीके से हमारा सिंगल फेज मोटर या स्प्लिट फेज मोटर वर्क करता है। एक चीज और है, ये जो है इसका नाम, इससे बहुत कम सवाल पूछेगा रेजिस्टेंस स्टार इंडक्टेंस रन मोटर किसको कहेंगे। हाँ, इससे सवाल ज्यादा पूछता है। मतलब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार इंडक्शन रन मोटर भी कहते हैं। कितने भाग में बाइंडिंग करते हैं, दो भाग में। पहला बाइंडिंग रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। रनिंग बाइंडिंग ही मेन बाइंडिंग है और उसी को हम स्रोत से जोड़ते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक है। बाकी कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है।